इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से। और अभी इस 10 प्रॉब्लम में हमने फुल चैप्टर को कवर नहीं किया है। अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी तक के ही प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के जो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस होते हैं और उसके न्यूमेरिकल, वहां की वैल्यू अभी हम यूज नहीं करेंगे। तो चलिए इसके 10 प्रॉब्लम क्या है और इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। पहला प्रॉब्लम है, इन रिएक्शन दिस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज दिस, देन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज। तो यहाँ पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे इक्वेशन के हिसाब से लिखो, मींस विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आप लिखोगे कैसे? जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा डी एक्स बाई डी टी, इसको आप लिख सकते हो नाइट्रोजन के बेस पे लिखोगे तो लिखोगे माइनस डी नाइट्रोजन बाई डी टी, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस 1/3 डी एच टू बाई डी टी, और यही हो जाएगा 1/2 डी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इस तरीके से क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मतलब कि डी अमोनिया बाई डी टी, इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है। आपको मैं एक बार फिर बता दूं, जब भी न्यूमेरिकल ऐसा कुछ देता है तो जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगा उसमें जो कोफिशिएंट होता है रिएक्शन के, वो इंक्लूड नहीं होते, उसको आपको अलग से लिखना पड़ता है। यानी कि वैल्यू आपकी हो गई हाफ मल्टीप्लाई 1 × 10⁻³ और आपको बताना क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आपको डी हाइड्रोजन बाई डी टी, केवल इसकी वैल्यू बतानी। क्लियर है। तो जो इसके साथ 1/3 है, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे साथ में लिख दो मल्टीप्लाई 3। तो जो आपको मिलेगा डी एच टू बाई डी टी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 × 10⁻³ और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? यहाँ पे एक रेट लॉ लिखा हुआ है और ये CUET अभी 24 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर आप कैसे बताते हो? जब आपको कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया जाता है तो उसमें जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म यूज होंगे रिएक्टेंट के, उनके एक्सपोनेंट का सम ऑर्डर होता है। यहाँ पे जो ऑर्डर लिखोगे तो इसी एक्सपोनेंट का कर देना है सम, और जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 2, इसलिए ऑर्डर आपको लिख देना है इसका 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 10 डिग्री टू 80 डिग्री? ये आपका जो प्रॉब्लम है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट से है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब भी आप टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करते हो तो जो रिएक्शन की रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। मतलब कि हर 10 डिग्री पे जो रेट है वो डबल होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स रेट इंक्रीज, ये होता है 2⁻n, जहाँ पे n आपकी वैल्यू है कि कितने टाइम्स आपने 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज किया हुआ है। तो यहाँ पे अब 10 से आप 80 पे पहुंच गए, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज आपने किया है 7 टाइम्स। तो जो रेट होगा वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? आपको कर देना है 2⁻7। तो जब आप 2⁻7 करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 128, इसलिए आपको लिख देना है कि जो रेट होगा 128 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स। जब हम किसी भी मटेरियल के रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो जो रेट होता है वो जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका आंसर लिखना है सी। जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखते हैं उसको जनरली हम लोग एक्टिव मास बोलते हैं, इसलिए एक्टिव मास होगा। कंसंट्रेशन भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया नहीं है इसलिए एक्टिव मास लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस प्रॉब्लम में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किसको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, जिसके रेट कांस्टेंट की यहाँ पे यूनिट दी गई है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का आपके पास एक फार्मूला है। आप यूनिट इक्वल टू लिखते हो मोल पर लीटर, और इसके पावर होता है 1 - n, और सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर n को आप 0 यूज करोगे तो ये आपको यूनिट मिलता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर n इक्वल टू 1 यूज करोगे तो ये 1 - 1 0 हो जाता है, यानी कि मोल पर लीटर यहाँ से हट जाएगा, केवल आएगा सेकेंड इनवर्स। n इक्वल टू 2 यूज करोगे तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। अगर n इक्वल टू 3 यूज करोगे तो आ जाएगा मोल पावर -2।
लीटर पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। अब इन्हीं से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो जो डी है ये थर्ड ऑर्डर के लिए लिखा हुआ है, जो सी है वो आपका लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर के लिए, जो बी है ये लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर के लिए, और जो ए है वो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो सबसे बड़ा हो गया आपका डी, उसके बाद हो गया सी, उसके बाद हो गया ये ए, उसके बाद बी। तो ऑप्शन चेक कर लो तो आपको सी दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देना है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन नॉट रिप्रेजेंट द एलिमेंट्री रिएक्शन। यहाँ पे चार अलग अलग रेट लिखा हुआ है, कह रहा है कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो एलिमेंट्री रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं? ऑल द रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। और सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है मतलब वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तो उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होती है, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी में आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता, ठीक है। तो जब आप डी वाले को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलोगे तो इसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, और जो कोफिशिएंट फ्रैक्शन में आएगा तो मॉलिक्यूलरिटी आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी थियोरेटिकल कैलकुलेशन है और वहां पे आपको फ्रैक्शन यूज करना है, और मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल हो नहीं सकता, इसलिए जो डी वाला है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा, बाकी जो होंगे एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी। एक रिएक्शन जिसके अंदर दो डिफरेंट रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे वो रिएक्शन क्या नहीं होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप जाके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द रेट इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन यहाँ पे ए लिखा हुआ है। आफ्टर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 टाइम्स द रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। यहाँ पे कह रहा है कि जब ए की कंसंट्रेशन को आप 4 टाइम्स बढ़ाते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे इसके साथ पावर लगा होगा वो पावर होगा हाफ, क्योंकि इसी कंडीशन में जब आप यहाँ पे 4 टाइम्स करोगे तो पावर हाफ करने पे ये 2 आएगा आंसर, ठीक है। पावर हाफ मतलब होता है अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसको आपको हाफ कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूनिट ऑफ माइनस हाफ ऑर्डर रिएक्शन। यानी जो एन की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं जनरल यूनिट के कैलकुलेशन में, उसमें आपको यूज करना होगा माइनस हाफ। तो जनरल इक्वेशन हमने क्या लिखा था इसका, मोल पर लीटर, यहाँ पे लिखना है 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। अब इसी में एन की जगह आपको लिखना है माइनस हाफ, और जब यहाँ पे माइनस हाफ लिखोगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 1 प्लस हाफ मतलब 3/2। और जब 3/2 लिखोगे तो हो जाएगा ये मोल 3/2, लीटर -3/2 एंड सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू देख लो कौन सा है, आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन लिख देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें से कौन सा रेट कांस्टेंट है जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास देता है जहां पे केवल रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगा और आपसे ऑर्डर पूछेगा, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लीजिए वो ऑर्डर आपको केवल इसकी यूनिट से बताना होता है, इसलिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको आनी चाहिए। अब सेकेंड ऑर्डर मतलब जब एन की वैल्यू 2 यूज करते हो तो यूनिट अभी हमने कैलकुलेट किया था, और यूनिट क्या आता है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। जिस वैल्यू के साथ ये यूनिट लिखा होगा वही सेकेंड ऑर्डर होगा। ये वैल्यू आपको कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट वाले में दिख रहा है, ये वैल्यू आपका होगा सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट प्रॉब्लम, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A+2B चेंज इनटू प्रोडक्ट इज गिवन बाय। यहाँ पे प्रोडक्ट का दिया हुआ है रेट इस हिसाब से। तो कह रहा है कि इफ ए इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, अगर ए को हम बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे कह रहा है ए इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ ए नेवर डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा वो किसका कंसेंट होगा, केवल बी का, और बी का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ऑर्डर आपको लिखना पड़ेगा 1, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। क्लियर है। अगर दोनों यहाँ पे एक्सेस होते तो ऑर्डर आपको 0 लिखना पड़ता, अगर बी एक्सेस होता तो ऑर्डर आपको 2 लिखना पड़ता। क्लियर है। चलिए इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।